हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पर है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So today's video is for graphical representation of motion. Basically we are talking about linear motion only, because of the according to the syllabus of 9th and 10th, linear motion is only in there in which the object has not changed its direction. That is called linear motion. Okay, one dimensional motion, that is called. So the graphs which we are going to discuss now, they all are for one dimensional motion. So we have to study three types of graphs: displacement time graph, velocity time graph, and acceleration time graph. Some of the students have asked me that what is the difference between distance time graph and displacement time graph. So my answer is the distance time graph and the displacement time graph is same, because we are talking about one dimensional motion. So the distance and displacement are equivalent in this condition. There is no effect. Okay, but if we are going to talk about two dimensional or three dimensional motion, then they will be differentiated. But here we are talking about one dimensional motion. So displacement time graph and distance time graph will be same. In the same way, velocity time graph or speed time graph is the same. वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ भी सेम होते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है, इसलिए इन ग्राफ्स में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं. और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब इन तीनों ग्राफ्स में हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो. हमें तीनों ही ग्राफ्स में टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कराना है और जो बची हुई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसे वाई एक्सिस पर. इसका मतलब है जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर हो जाएगा, दूसरी कैटेगरी में वेलोसिटी वाई एक्सिस पर हो जाएगा और तीसरी कैटेगरी में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पर हो जाएगा. सो इस तरह हमें इस पूरे पार्ट में तीन ग्राफ्स, बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में पढ़ना है. Yes, so we have these four displacement time graphs which we have to study. हमें इन चार ग्राफ्स को पढ़ना है. ये चार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं जो डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं. पहला ग्राफ, अगर हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन हमें दिख रही है, अगर हमें अपने ग्राफ में टाइम एक्सिस के साथ एक पैरेलल लाइन दिख रही है तो वो ग्राफ कहा जाता है, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. जैसा कि हम लोग को इस ग्राफ से समझ में भी आ रहा होगा कि टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, ग्राफ की आप डायरेक्शन देख रहे हो, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक ही जगह पर है. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं. सो इसका मतलब क्लियर है कि ऑब्जेक्ट जिस जगह पर रखा था उसी जगह पर ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसका मतलब होता है फिजिक्स में द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो ग्राफ का शेप ऐसा होता है. सेकेंड ग्राफ, अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है बट इट इज लिटिल इंक्लाइंड, लेकिन ये एक्स एक्सिस के साथ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, तो वो ग्राफ कहलाता है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इस ग्राफ से हमें देखने पर पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर जा रहा है. जैसे जैसे टाइम बढ़ना वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ना, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जैसा कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन में भी सिखाया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट covers equal displacements in equal intervals of time, then the velocity is called uniform velocity. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वली चेंज हो रहा है, इक्वली इंक्रीज हो रहा है. सो अगर ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले लेकिन थोड़ी सी वो इंक्लाइंड हो तो उस ग्राफ को कहते हैं ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तीसरे क्राइटेरिया पर आते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी. तो ये जो ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने एक कर्व बनाया हुआ है, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में एक ही डिफरेंस है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कर्व है. इस कर्व की जगह यहां कोई भी जिगजैग लाइन भी हो सकती है. मतलब अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी अगर इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यहां रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो शो करेगा वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स
अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और जैसा कि इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उसमें जो ये इंक्रीमेंट है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, वो इक्वल नहीं है। इसीलिए ग्राफ किसका है बेटा? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। और हमारे पास जो चौथा ग्राफ आता है दैट इज फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव स्लोप्स। अगर ग्राफ का पार्ट, ग्राफ की लाइन ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्लियर है कि हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से दूर जा रहा है। और जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया और अगर ग्राफ नीचे की ओर वापस आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे जीरो होने जा रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा? जीरो। जीरो से शुरू हुआ था, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उसने वापस अपना जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया। सो दीज आर द 4 ग्राफ्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। Yes, the second criteria for our graph is velocity time graph. अब हमें दूसरे टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, velocity time graph। इनका भी शेप दिखने में वैसा ही होता है जैसा अभी अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देख चुके हैं, लेकिन वही शेप होते हुए भी यहाँ पर मतलब दूसरा होता है। द मीनिंग ऑफ द ग्राफ विल बी चेंज्ड। यहाँ S लिखा होने से और यहाँ V लिखा होने से बहुत इफेक्ट पड़ जाता है ग्राफ पर। तो पहले हमने जो भी 4 ग्राफ पढ़े थे उनमें सभी जगह यहाँ पे S लिखा हुआ था, इसका मतलब वो थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सभी हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यही चीज अगर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्कस की थी, वो थी यूनिफॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, वहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं थी बिकॉज ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रुका हुआ था। लेकिन जैसा कि यहां हम देख रहे हैं, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए यह ग्राफ क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। जिस तरह अगर एक लाइन स्ट्रेट है बट वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है तो उस ग्राफ का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट increases its velocity equally in equal intervals of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी को इक्वली इंक्रीज कर रहा है तो उसको एक्सेलरेशन में हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही चीज हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी को भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, जिसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन की जगह कोई कर्व आ जाए या कोई जिगजैग लाइन आ जाए तो वो बन जाता है वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी अनइक्वली इंक्रीज करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तब उसके एक्सेलरेशन को हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। और हमारा जो चौथा ग्राफ है, जो हमारा लास्ट ग्राफ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप्स को। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक मैक्सिमम पॉइंट यहां पर आने के बाद अब क्योंकि ग्राफ की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है विच मींस द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर इसे नेम दे दें OAB, सो इन दिस ग्राफ OA part is showing acceleration and AB part is showing retardation। क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह यहां पर भी हमने 4 ग्राफ देखे। थर्ड क्राइटेरिया इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हमें जो तीसरे टाइप का ग्राफ पढ़ना है वो है एक्सेलरेशन टाइम। इसमें y एक्सिस पर हमें एक्सेलरेशन मिलेगा और x एक्सिस पर हमें टाइम देखना होगा। तो इसमें सिर्फ हमें 2 ग्राफ मिलते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे आप सोच रहे हो कि ग्राफ कहां पर है? ग्राफ इसी पॉइंट पर है। ग्राफ आपको ये 0, ये हमारा एक्सेलरेशन यहां पर 0 है, इसी लाइन को डार्क किया गया है, जो x एक्सिस है उसी को डार्क किया गया है। इसका मतलब क्लियर है कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? 0। जब टाइम के इंक्रीज होने के साथ एक्सेलरेशन 0 हो, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट एक ही जैसी वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो। नो चेंज इन वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन विल बी देयर। तो इसका मतलब है ये ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। और इस ग्राफ से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक्सेलरेशन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है।
यहां पर हम देख रहे हैं अब एक्सेलरेशन की एक वैल्यू है, तो टाइम इंक्रीज होने के साथ ऑब्जेक्ट उसी वैल्यू से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म नेचर का है। तो इस तरह हम देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम के सिर्फ दो ग्राफ होते हैं, जिसमें से पहला वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब हमारे पास जो हमें अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पार्ट से जो सीखनी है वो है किस तरह हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी होगी, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ टू फाइंड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। अब हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्राफ ले लिया कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी करते हुए ऑब्जेक्ट का एक ग्राफ है, जिसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक सेकंड पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट था 5, दूसरे सेकंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट था 10 और तीसरे सेकंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट था 15। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर मोशन के 4 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, ओ पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,10, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,5 और सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,15। अब अगर हम अपने ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ले सकते हैं और उससे हम आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया ए बी, तो हमारे लिए जो y2 की वैल्यू होगी ये बन जाएगा x2 y2 और ये वैल्यू बन जाएगी x1 y1। तो y2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 1। इसे आप सॉल्व कराओगे 5/1 तो आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो तो आप उस ग्राफ की स्लोप निकाल दो, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स जो उस ग्राफ से रिलेटेड आपको मिल जाए, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज को लेकर आप ये निकाल सकते हो। अब अगला जो हमें टॉपिक है हमारे लिए वो है हमें फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो तरीका हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अपनाया वेलोसिटी निकालने के लिए, सेम वही मेथड हमें यूज करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। हमारा ग्राफ लगभग पूरा उसी तरह है, सिर्फ मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हटाकर वेलोसिटी लिख दिया है। कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास वही है, फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस मैं यहां पर क्या लिख दूंगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। फॉर्मूला वही रहेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। उसी तरह की वैल्यूज रहेंगी 10 - 5 अपॉन 2 - 1। सॉल्व करेंगे 5/1, यहां पर आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो भी हमारा टारगेट होता है उस पर्टिकुलर ग्राफ की स्लोप निकालना। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्लोप की हेल्प से हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिए, जिस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल के हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उसी तरह अगर हम उस पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं कि वो ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की। जैसे अगर हम एक एग्जांपल है OABC, ये एक ऑब्जेक्ट की मोशन का ग्राफ है। जैसा कि हम जानते हैं OA रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, जब ऑब्जेक्ट्स पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। AB पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन को, क्योंकि इस समय AB की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है। और जो BC पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो कर रहा है। तो 3 स्टेप्स में होने वाली इस मोशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हमें एरिया ऑफ OABC निकालना होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो OABC, इस फिगर को आप कहोगे एक ट्रेपेजियम। ये AB और OC आपस में पैरेलल है और ये उसकी हाइट है। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और बाकी एक पेयर पैरेलल नहीं होता है तो उस फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आप लिख दोगे AB प्लस OC एंड इनटू हाइट। हाइट का मतलब हो गया आपका दिस पॉइंट AB। अब ग्राफ से देखकर इन तीनों टर्म्स की वैल्यूज हम रख सकते हैं। AB की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 और उसके बाद OC की वैल्यू है 4 - 0।
इसी तरह जो एडीए में दिख रहा है, एडीए में कितना दिख रहा है 10. सो राइट नाउ हाफ मल्टीप्लाई 3 + 4 × 10. 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 रिजल्ट आ जाएगा. 3 और 4 को अगर हम प्लस कराते हैं 7 × 5 35 मीटर. This is the displacement covered by the object in OABC graph. अगर इसी ग्राफ में हमसे पूछा जाए क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का सिर्फ ओए ग्राफ में, सिर्फ अगर हमसे ओए पार्ट में पूछा जाता तो हम सिर्फ इतने ट्राइंगल का, ट्राइंगल OAD, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते. अगर हमसे सिर्फ AB पार्ट का पूछा जाता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन पार्ट AB, तब हम सिर्फ AB पार्ट का, जो कि एक रेक्टेंगल शेप का हमें दिख रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला निकालकर फाइंड कर लेते. और अगर सिर्फ BC पार्ट का फाइंड करना होता तो हम सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते. तो जिस भी रिस्पेक्टिव पार्ट का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, हम उस रिस्पेक्टिव पार्ट का एरिया निकालकर डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं. सो हमेशा याद रखिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकाल रहे हो आप, तो आप समझ लीजिए आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया. और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया निकाल रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो. तो इस तरह हमने सीखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में कुछ बहुत जरूरी बातें थी जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी. उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. अगर इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. और अगर आपके पास कोई डाउट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. धन्यवाद.